हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोग आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन से क्या मतलब है बच्चों, बायो मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो देखिए बायो मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा प्लस सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल ऑर्गेनल जितने हैं उन सबकी मेम्ब्रेन को मिला के कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इलास्टिक है, क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब है कि सेमी फ्लूइड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या लिखा है कि लिविंग, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग बाउंड्री है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, सेलेक्टिवली परमिएबल से तो यही मतलब है ना कि सॉल्वेंट जाएगा, मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट तो जाएगा ही, सेल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट तो जाएगा ही, प्लस स्पेसिफिक सॉल्यूट जाएंगे, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं या डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पे। अब देखो बच्चों कि जब मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कहा था कि जो सेल वॉल है वो सभी लिविंग सेल में नहीं होती, सभी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। कहीं पे सेल वॉल थी, हमने देखा था, कहीं पे नहीं थी। तो सभी सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए हमने कहा था कि सेल वॉल जो है वो यूनिवर्सल लेयर नहीं है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो सभी लिविंग सेल में पाई जाएगी, सभी लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि इट इज यूनिवर्सल बाउंड्री प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, सभी लिविंग सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। ध्यान रहे ये वर्ड स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, मतलब दोनों की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होंगे तो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर ही होती है। तो साथ ही आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी लिविंग सेल में होती है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सभी में होती है सेल मेम्ब्रेन। और साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। ठीक है, अब है कि ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होती है। तो देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। यानी कि सेल टू सेल प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार की सेल में प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है, जो अमाउंट है, वो अलग हो सकता है। सेल टू सेल प्रोटीन एंड लिपिड की जो रेशियो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे कर लेती हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एवरेज से क्या मतलब है कि बहुत सारी सेल का स्टडी किया तो जो वैल्यू आया है ना उसे ही एवरेज कॉम्पोजिशन कह रहे हैं। तो देखिए क्या है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें देखिए प्रोटीन्स 58 to 59% होते हैं, लिपिड्स 40%, लिपिड में क्या, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, यही सब, एंड कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2% होते हैं। तो ये तो एवरेज कॉम्पोजिशन है बच्चों, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में तो ये दिया नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में तो आरबीसी मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन दिया है, और आपके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी वही करना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है। तो आइए, ये पेज तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा दूसरा पेज लगाती हूँ। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन। आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन दिया है जो आपको याद रखना है। तो आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स
होते हैं 52%, लिपिड्स होते हैं 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 8%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब चलिए 1 मिनट, ये क्या है। अब मैं आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि मैंने आपको जब मैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में लिपिड जब मैं पढ़ा रही थी, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था और मैंने बोला भी था कि आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि आगे हम जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे ये काम आएगा। और बिना फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़े आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पता है फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है, तो उसके बारे में जानना। 1 मिनट। हाँ जी, तो देखिए जो फॉस्फोलिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस फॉस्फोलिपिड थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। ऐसे डिटेल में तो आप पढ़ ही चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फॉस्फोलिपिड वाला, आप देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में यहाँ पे बताती हूँ। देखिए फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोग्लिसराइड भी कहा है एनसीईआरटी ने। तो अगर आपको याद हो फॉस्फोलिपिड आप कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। और इसमें देखो, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो ये वाटर लविंग पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब वही वाटर एंड फोबिक का मतलब फियरिंग। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, मतलब ये पानी से डरता है। तो अब देखो बच्चों कि फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। ठीक है, दोनों पार्ट है। और हम जानते हैं कि अगर किसी में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, तो फॉस्फोलिपिड कैसा है? एम्फीपैथिक है। और चूंकि फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक है इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है। आओ इस पॉइंट को समझते हैं बच्चों। देखिए ये आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि अगर सिंगल लेयर होती तो क्या हो जाता। सिंगल लेयर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड कैसा है? एम्फीपैथिक है। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में अगर फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर होती तो क्या होता कि देखिए सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर है। सेल के बाहर भी वाटर है ना। तो यहाँ पे तो पानी ही पानी है और यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन तैयार करना है, सेल मेम्ब्रेन बनाना है। तो अगर सिंगल लेयर होती फॉस्फोलिपिड की तो देखिए क्या होता कि यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड का ये जो हेड है ये कैसा? हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ पे वाटर है तो वाटर के टच में ये हाइड्रोफिलिक हेड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर पे देखिए, इधर पे वाटर है और अगर ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक टेल है। अगर हाइड्रोफोबिक टेल को वाटर के टच में रखोगे तो ये तो बेचारा हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा, तो स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर तो सेल मेम्ब्रेन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए इस परेशानी से बचने के लिए सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर तैयार की गई। अब आइए देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है तो उसका क्या फायदा है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है, ये आप जानते हैं। अब देखो अरेंजमेंट ऐसा ही होगा बच्चों। देखिए ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की, ये दूसरी लेयर हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक हेड है, इसको आउटसाइड बाहर रखा गया। यहाँ पे भी देखिए ये हाइड्रोफिलिक हेड है, इसको भी बाहर रखा गया। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये देखिए ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इसको इनसाइड अंदर रखा गया, छुपा के रखा गया। ध्यान दीजिए जो हेड है उसको बाहर रखा गया। फॉस्फोलिपिड का ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है इसको बाहर रखा गया, इधर भी बाहर रखा गया। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल में क्या है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस टेल को ऐसे अंदर रखा गया। क्यों रखा गया अंदर? ताकि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है इसको
एक्वस एनवायरनमेंट से बचाया जा सके, इसीलिए इसको ऐसे अंदर रखा गया, छुपा के रखा गया पानी से बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि टेल जो है वो इनसाइड है, क्यों है तो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, इसको अंदर रखा गया। और ये जो सर है, इसको हेड है उसको बाहर रखा गया, और ये जो टेल है इसको अंदर रखा गया, ताकि इस हाइड्रोफोबिक टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से बचाया जा सके। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर क्यों होती है ये भी आपने समझा, और आपको मुझे उम्मीद है समझ में भी आया। अब देखिए थोड़ा आगे कर लेती हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझाना है। यहाँ पे देखिए कि अभी तक आप क्या जानते हैं बच्चों। देखो ये फॉस्फोलिपिड का टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। तो अभी तक आप क्या जानते हो कि इनमें से एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा वो मिलते हैं जिनमें दोनों अनसैचुरेटेड हैं। तभी तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो फॉस्फोलिपिड है दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खुद लिक्विड होते हैं, तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। ठीक है, तो ध्यान रहे तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। जनरली हम जो पढ़ते हैं एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड लेके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूँ। अब देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है कि 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी संभव हो पाई। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी ज़्यादातर ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन पे की गई। अब सवाल है कि क्यों ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन ही क्यों? मैच्योर आरबीसी मेम्ब्रेन में ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा गया? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करके ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा गया? तो देखो बच्चों, अगर कोई और सेल लेते, ठीक है, अगर कोई और सेल लेते तो उसमें तो सेल मेम्ब्रेन तो होती ही, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन होती, ईआर की भी मेम्ब्रेन होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ना। तो अगर किसी और सेल से मेम्ब्रेन निकाल के स्ट्रक्चर पढ़ते, किसी और सेल में से मेम्ब्रेन निकाल के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते, तो हो सकता था कि वो जिसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ के जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हो सकता वो ईआर की मेम्ब्रेन हो, तो कन्फ्यूजन हो सकता था ना। इसीलिए मैच्योर आरबीसी, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैच्योर आरबीसी की मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा। देखिए समझिए, यहाँ पे ये देखो, सपोज ये आरबीसी है, शेप पे ध्यान मत दीजिए, मैंने ऐसे ही बना दिया। तो सपोज ये आरबीसी है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो हो गई, ठीक है, और साथ ही आरबीसी में न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल होते ही नहीं। और जब न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल नहीं होते तो इनकी मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तो आरबीसी में अगर आप किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आरबीसी में कोई दूसरी मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो इसीलिए आरबीसी की मेम्ब्रेन में ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मैच्योर आरबीसी मेम्ब्रेन में ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा गया। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी लिखती भी यहाँ पे कि स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसीज मेम्ब्रेन एनेबल द साइंटिस्ट्स टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आरबीसी मेम्ब्रेन में ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा गया। अब ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट बच्चों। ठीक है, अब मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो आइए अब हम पढ़ने जा रहे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए कई तरह के मॉडल दिए गए। ठीक है,
जिसमें से यहाँ पे मैं आपसे 2 मॉडल का जिक्र करूँगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो पहला मॉडल है बच्चों, पहला मॉडल है वो है सैंडविच और ट्राइलेमिलर मॉडल। इसको किन्होंने दिया था? तो डेब्सन एंड डेनियली ने दिया था 1935 में, ठीक है। इस मॉडल को PLLP स्ट्रक्चर भी कहते हैं, PLLP स्ट्रक्चर या PLLP मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस मॉडल का क्या कहना है। तो डेब्सन एंड डेनियली ने कहा अपने मॉडल में, सैंडविच मॉडल में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सैंडविच के जैसी होती है। अब वो कैसे, तो आओ समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ये तो आप जानते हैं, अभी हमने समझा कि सिंगल लेयर तो हो ही नहीं सकती, बाइलेयर ही होगी। तो इन्होंने ये तो बताया कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ये देखो, ये एक लेयर, ये एक लेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। और फॉस्फोलिपिड के अंदर और बाहर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ये देखो, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती, तो यहाँ पे ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसको हमने यहाँ पे क्या कह दिया, सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसके बाहर और अंदर क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। तो ये हो गया आउटर प्रोटीन लेयर, ठीक है। और ये भी तो है ना, तो ये हो गया इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि देखो, जो सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसकी थिकनेस होती है 35 एंगस्ट्रम। और जो प्रोटीन लेयर है, इसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रम। और जो ये भी तो इनर प्रोटीन लेयर है, दोनों तो प्रोटीन लेयर ही है, तो आउटर प्रोटीन लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रम, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 20 एंगस्ट्रम। तो अब देखो, थोड़ा ऊपर करती हूँ, हाँ। तो सेल मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रम। लेकिन हाँ, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस का रेंज 75 to 100 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब सवाल है कि सैंडविच कैसे। तो देखिए, सैंडविच आप सभी ने खाया हुआ है, कैसा होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड, और बीच में ऊपर और नीचे ब्रेड होता है, और बीच में वही टोमेटो, पोटैटो, मतलब मिर्च मसाला वगैरह भरा होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको वैसा ही समझना है। यहाँ पे देखिए, ये आउटर प्रोटीन लेयर और ये जो इनर प्रोटीन लेयर है, इसको आप समझ लो, क्या समझ लो, ब्रेड समझ लो। और ये बीच में जो ये सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसको वो मिर्च मसाला वगैरह समझ लो, ठीक है। तो ये भी तो सैंडविच के जैसे ही है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ना कि ये देखो, ये जो सेंट्रल फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये सैंडविच हो गई है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वन ऑन आइदर साइड, ठीक है। ये जो सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये सैंडविच हो गई है बिटवीन 2 लेयर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वन ऑन आइदर साइड। यही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए, सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वन ऑन आइदर साइड, ठीक है। अब है कि PLLP स्ट्रक्चर कैसे। तो देखो, ये प्रोटीन की लेयर है तो P, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, लिपिड की लेयर है तो L, ये भी लिपिड की लेयर है L, और ये भी प्रोटीन की लेयर है P। तो हुआ ना PLLP। प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है, PLLP के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे PLLP स्ट्रक्चर भी इसे कह दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, साथ ही ये मॉडल ये भी कहता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड का ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है और प्रोटीन, इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। इधर भी फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक हेड है और प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपस में जुड़े होते हैं बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। तो हाइड्रोफोबिक टेल आपस में कैसे जुड़े होते हैं, बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। और फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक हेड है और प्रोटीन, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही ये मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ गैप होती हैं जिन्हें इन लोगों ने पोर्स कहा। इसका साइज भी यहाँ लिखा है 0.35 नैनोमीटर, ये आपको याद नहीं करना है।
ये मॉडल तो वैसे भी रिजेक्टेड मॉडल है, क्यों इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, तो आइए देखिए यहाँ पे समझिए। देखो, जब इन लोगों ने अपना ये जो सैंडविच मॉडल था वो पूरा समझा दिया, ठीक है, तो इनसे कुछ सवाल पूछे गए लोगों ने, यानी कि साइंटिस्टों ने कुछ सवाल किए। इन्होंने कहा कि देखो, आपने ये मॉडल समझाया, हमें समझ में आया, अब हमारे कुछ सवाल के जवाब दीजिए। क्या सवाल पूछा कि सेल मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी के बारे में कुछ बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, हमें जो आता था वो हम समझा चुके हैं और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए ये मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी के बारे में बात नहीं करता, कुछ नहीं समझा पाया। देखिए लिखा भी है, सैंडविच मॉडल वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाए, इसीलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये रिजेक्टेड मॉडल है। अब थोड़ा आगे करती हूँ। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, तो अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किन्होंने दिया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, समझिए, एक मिनट समझिए ध्यान से। ये जो रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, इन्होंने पिछले मॉडल यानी कि सैंडविच मॉडल को सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने कहा पिछला मॉडल यानी कि सैंडविच मॉडल क्या कहता है कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर नीचे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। इन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर नीचे ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं बल्कि एक्सटेंडेड प्रोटीन होता है। तो एक तो ये मॉडल क्या कहता है, पिछला मॉडल यानी कि सैंडविच मॉडल में ये कहा गया कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर नीचे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। इन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर नीचे एक्सटेंडेड प्रोटीन होती है। ठीक है, और दूसरा ये मॉडल ये कहता है यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि सभी मेम्ब्रेन एक जैसी होती है। इनका कहना है कि सभी सेल की मेम्ब्रेन, सभी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। देखिए लिखा भी है, ऑल द सेल्यूलर एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स आर, सभी सेल की मेम्ब्रेन, सभी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है, बट डिफरेंट इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड साइज। देखिए इनका क्या कहना था, यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि सभी मेम्ब्रेन एक जैसी होती है, सभी सेल की मेम्ब्रेन, सभी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। हाँ, उनमें डिफरेंस होता है केमिकल कॉम्पोजिशन एंड साइज में, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सभी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है। और ये मॉडल भी रिजेक्टेड मॉडल है बच्चों। क्यों इसको रिजेक्ट किया गया? क्योंकि सेम सवाल इनसे भी किया गया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी के बारे में समझाइए, ये भी नहीं समझा पाए, तो इनका भी मॉडल जो है वो रिजेक्टेड मॉडल है। ये दोनों मॉडल जो है वो रिजेक्टेड मॉडल है, आपको थोड़ा थोड़ा दोनों में ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, वो आपके एनसीईआरटी में भी है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया, आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट इन दोनों में से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।